नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। हमारी सीरीज हरियाणा पीटी एग्ज़ाम को लेकर एक रैपिड सीरीज चली हुई है, जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बता रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम उठा लें। फिर भी नहीं ध्यान रहती, कुछ एक चीज़ें छूट जाती हैं। तो हम पहुंच गए पाचन तंत्र में। पिछले 4 दिन से हमारा रश चला हुआ था। मैंने वो शाम की वीडियो में आपको बता दिया कि दरअसल क्या समस्याएं चल रही थी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ठीक ठीक फील करने का। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। दरअसल डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बड़ा है कि जो बड़े बड़े जटिल अणु होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इस लायक बनाना कि वो जो है शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट हो उसके। ठीक है, अब मैं बात करूं, हमारे जो भोजन होता है उसमें 3 मुख्य पदार्थ होते हैं भाई। देखो, हालांकि जो होते हैं वैसे 5 हैं, उसमें मैं वैसे बात करूं तो जैसे पहला वसा आपका, दूसरा प्रोटीन आपका, क्या आपका प्रोटीन है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट है, और फिर आपका विटामिन है, फिर आपका मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये 5, लेकिन 3 चीजें मेन होती हैं भाई हमारी। ये प्रोटीन एंड मिनरल्स को फिर कवर करेंगे हम, क्योंकि प्रोटीन का आपको पता है नाम भी, अलग अलग नाम भी हैं, और मिनरल्स भी अलग अलग प्रकार के। इनकी अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनकी वजह से अलग अलग डिफिशियंसी आपकी बॉडी में हो सकती है। उनको हम बाद में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो मेन चीजें 3 होती हैं। ये चीजें देखो, हमारा जो भोजन होता है ना उसमें 3 प्रकार की चीजें शामिल होती हैं। एक तो एनर्जी देने वाली, एक जो हमारी सेल्स टूटती हैं उनका निर्माण, दोबारा निर्माण करने वाली, एक एनर्जी देने वाली, ताकत देने वाली, ये मैंने बता दिया, और एक होती है रोगों से सुरक्षा करने वाली, मतलब बॉडी का प्रतिरक्षा सिस्टम मजबूत करने वाली। ठीक है, और सुरक्षात्मक जो बॉडी कंपोनेंट होते हैं जो हमारे भोजन के, वो ये रहेंगे आपके। इनको बाद में कवर करेंगे। आज मैं बात करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम की, और उसमें कोशिश करेंगे इन तीनों चीजों से रिलेटेड जो मुख्य बातें उनको भी कवर करने की। हालांकि मैं जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें विटामिन और मिनरल्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो भी देख लेना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बातें हम कवर करेंगे। तो देखो भाई, मैंने बताया जो जटिल अणु होते हैं उसमें उसको क्या करता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे अणुओं में चेंज कर देता है। ठीक है, हमने खाना खाया उसमें वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, और प्रोटीन भी होता है। ठीक है, अब जब हमने जो खाया है वो एज इट इज हमारी बॉडी में जो है यूज नहीं होता, ये छोटे छोटे अणुओं में जो है चेंज होता है। जैसे मैं बात करूं फैट की, तो फैट किस में चेंज हो जाएगा? फैटी एसिड में चेंज हो जाता है भाई, फैट। फिर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में यूज होने से पहले। और ये जो आपका चेंज होता है एमिनो एसिड में भाई, एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। वसा हमने खाई, क्या होगा? वो फैटी एसिड में चेंज होगी, बॉडी में स्टोर हो जाएगी। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में चेंज होके यूज होने के लायक बनता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी पाचन नली है वो कई बार एग्जाम में आ जाती है, उसकी लंबाई पूछ ली जाती है भाई। पाचन नली की लंबाई पूछ ली जाती है। उसकी लंबाई मैं आपको बताऊं तो वो होती है आपकी 33 फीट। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत है, उसकी लंबाई होती है 22 फीट। याद रखनी है भाई, 22 फीट। नाम इसका छोटा है लेकिन इसकी लंबाई जो है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है, 22 फीट। और पाचन नली आपकी रहती है 33 फीट। इसके बाद जो आपने खाने में कार्बोहाइड्रेट लिया, सबसे पहले वो कहां से उसकी पाचन क्रिया शुरू होगी? याद रखें, मुंह से जो है आपकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती कार्बोहाइड्रेट की। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन का जो पाचन तंत्र है वो स्टमक में जाके शुरू होता है भाई, स्टमक में। ठीक है, और मैं बात करूं वसा की, तो वसा जो है कहां पे पचती है? छोटी आंत में जाके पचती है भाई, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, समझ गए।
कार्बोहाइड्रेट मैंने ये बता दिया किस में चेंज होगा, पचना कहां से शुरू होगा, मुंह से होगा, स्टमक में जाके क्या होगा, प्रोटीन आपका पचेगा, और छोटी आंत में जाके फैट जो है आपकी चेंज होती है। याद रखनी ये बात, हमें एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई, ध्यान से देख लो। फिर रिपीट कर दूं मैं, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में, और आपकी वसा है वो किस में चेंज होती है, फैटी एसिड में। याद रखें भाई, फैटी एसिड में, ठीक है। और जो हमारा प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में चेंज होता है भाई, एमिनो एसिड में, ठीक है। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, मुख से। प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है, स्टमक में जाके। और वसा का पाचन कहां पे होता है, छोटी आंत में। ये बात याद रखनी है। इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके कुछ एक हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। कई बार उनकी सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा पाचन तंत्र का पार्ट होता है, सबसे पहले जो पाचन तंत्र की क्रिया शुरू होती है वो हमारी कहां से होती है, वो हमारी माउथ से शुरू होती है भाई, माउथ से शुरू होगी। इसके बाद खाना कहां पे चला जाएगा, फोरेंक्स में, ठीक है, PHARYANX, फोरेंक्स में चला जाएगा। इसके बाद ओस्फोगस, इसको हिंदी में ग्रास नली भी बोलते हैं भाई, ग्रास नली भी इसको जो है हिंदी में बोला जाता है, ग्रास नली। इसके बाद खाना कहां पे जाएगा, स्टमक में, अग्नाशय में, स्टमक में। इसके बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। ये सीक्वेंस रहती है भाई हमारे खाने की, ठीक है। माउथ से सबसे पहले खाना खाया आपने, तो वहां पे लार ग्रंथियां जो है एक एंजाइम रिलीज करती हैं, लार ग्रंथियां। वो कई बार एग्जाम में आता है भाई, लार जो ग्रंथियां हैं वो एंजाइम रिलीज करती हैं, वो खाने में मिलता है। वो कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम को कौन रिलीज करता है, लार ग्रंथियां। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है। लार ग्रंथियां किसको रिलीज करती हैं, टाइलिन को। और मुख में ही होती है हमारी लार ग्रंथियां, 6 होती हैं टोटल। ज्यादा नाम याद करके जरूरत नहीं है भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 6 के जोड़े में होती है, ठीक है, 6 होती है टोटल, 3 दूनी 6, ठीक है। टाइलिन जो है कौन रिलीज करता है, लार ग्रंथियां। ये यहाँ पे फूड में मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद खाना फोरेंक्स में जाता है, फिर ग्रास नली में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लास्ट में जो आपका चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो यहां तक जो खाना है ना पचने की प्रोसेस में चलता है। इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, वहां पे खाने के अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जो हम जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, जो फ्रेश होते हैं ना, देसी भाषा में बताऊं तो वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आता है, वो सारा अपशिष्ट पदार्थ जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया, फाइबर्स वगैरह, वो, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद हमने पढ़ा भाई आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत। देखो इनके भी पार्ट होते हैं, बहुत बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग जो इनके पार्ट होते हैं वो आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करें छोटी आंत की, बात करें हम छोटी आंत, इसके 3 पार्ट होते हैं भाई। कौन कौन से, सबसे पहले आपका जो होता है डोडिनम, देख लेना भाई, हिंदी जो भी लिखूं मैं कह नहीं सकता कि ठीक लिख रहा हूं। इसके बाद इसका अगला जो पार्ट होता है जेजुनम करके ऐसा कुछ होता है भाई, ये जेजुनम। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के भाई। इसके बाद जो आपकी बड़ी आंत है, उसके 2 पार्ट होते हैं, कोलन और रेक्टम, ठीक है। कोलन और रेक्टम हमारी जो है बड़ी आंत के पार्ट होते हैं 2, कोलन और रेक्टम। हमें याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई। कई बार सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है कि अग्नाशय के तुरंत बाद छोटी आंत का कौन सा पार्ट शुरू होता है, डोडिनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर कोलन और फिर रेक्टम। यह बात याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। तीनों ही बात जो है आपकी आ सकती है एग्जाम में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताऊं। देखो सबसे पहले जो पाचन शुरू होता है ना, वो हमें याद रखना। कई बार पूछ लेते हैं खाने का पाचन सबसे पहले कहां से शुरू होता है, मुख से होता है भाई, मुख से।
या कहूं माउथ, या कहूं मुंह, माउथ, मुंह, मुख, जो भी आप कहो इसको, ठीक है, वहां से सबसे पहले पाचन की क्रिया शुरू होती है भाई। हमने ये तो पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कहां से पचनी शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। तो नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट किसका पार्ट रहती है, भोजन का ही तो पार्ट है ना कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, मुख से, क्योंकि मुख के अंदर ही लार ग्रंथियां होती हैं और वहीं जो है उसके अंदर जो है एंजाइम वगैरह रिलीज करती हैं, जहां से वो अभिक्रिया शुरू होती है। तो कहां से शुरू होगी आपकी पाचन की प्रक्रिया, मुख से शुरू होती भाई। इसके बाद हम एग्जाम ओरिएंटेड की बात कर ले तो एग्जाम ओरिएंटेड बात और है, हमारे मुख में होते हैं दांत। 4 प्रकार के नॉर्मली दांत होते हैं, वो मैं बता देता हूं कौन कौन से प्रकार के सीक्वेंस में आपको एग्जाम ओरिएंटेड बात है। 4 प्रकार के हमारे टीथ होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंसीजर, इंसीजर दांत। ये जो है इंसीजर दांत कितने होते हैं, इंसीजर, इंसीजर 4। और फिर आपके कैनाइन, 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 ये आपके होते हैं 2। फिर आपका है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर, ये आपके होते हैं 4। और लास्ट में प्रीमोलर, सॉरी मोलर, लास्ट में मोलर, ये आपके 6। 6 और 4 10, 2 12 और 4 16 गुणा 2 32। ठीक है, टोटल 32 दांत होते हैं और ये सीक्वेंस रहती है दांतों की। सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, लास्ट में मोलर। याद रखनी है भाई ये संख्या भी, और टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, जो हमारा, हाँ, दांत किससे बनते हैं ये कई बार पूछ लेते हैं भाई, कैल्शियम से। कैल्शियम का मेन रोल होता है दांतों के निर्माण में, याद रखनी है। जैसे हड्डियों में होता है ना कैल्शियम और फास्फोरस, सेम एज इट इज दांतों के निर्माण में भी यही जो है मुख्य अपनी अभिक्रिया निभाते हैं। इसके बाद मैंने बता दिया लार ग्रंथियां जो है टाइलिन रिलीज करती हैं। ठीक है, मुख्य बात बता दी भाई मैंने आपको। अब बात कर लें एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो देखो हमने 3 चीजें पढ़ी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इनको पचाने के लिए भी अलग अलग एंजाइम की जरूरत होती है भाई। ठीक है, वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, वो भी देख लेते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब अगर आपने फैटी खाना खाया है तो आपने, जैसे मैंने बताया था ना, डाइजेस्टिव का मतलब क्या है, बड़े अणुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, या जटिल जो अणु उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब आपने वसा खाई, इसके लिए एक अलग प्रकार के हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, अलग प्रकार के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करेगा, जो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। कई बार ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आया है कि वो कौन सा एंजाइम है जो वसा को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो वो कौन सा होता है आपका, वो कौन सा होता है आपका, वो होता है लिपेज। लिपेज याद रखें, लिपेज, लिपेट नहीं भाई, लिपेज। लिपेज जो एंजाइम है, जो वसा है हमने खाई, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये मात्रा शायद छोटी मात्रा की आएगी भाई, छोटी की देख लेना। ठीक है, मेरी हिंदी में कई बार गड़बड़ियां कर देता हूं मैं। ठीक है, अगर आपने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन को जो है कौन सा एंजाइम जो है चेंज करेगा एमिनो एसिड में, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। और लास्ट में जो हमारी बच गई, इसको जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, ये आपका करेगा, ये आपका करेगा एमालेज। एमालेज जो आपका हार्मोन है, जो एंजाइम है, वो इसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा। भाई एग्जाम ओरिएंटेड बात मैंने सारी बता दी। अब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको डायरेक्टली कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे मुख्य बात बता दी डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बात कर लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं उनकी। क्वेश्चन वाइज 70 से 80 क्वेश्चन बताऊंगा भाई, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने आपको पार्ट भी बता दिए, दांतों की संख्या भी बता दी, सारी चीज बता दी। अब बात कर ला जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके हैं वो भाई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्रास नली होती है भाई, ग्रास नली। ग्रास नली, या मैं कहूं फूड पाइप, इंग्लिश में कहूं तो फूड पाइप। ठीक, इसका नाम पूछ लेते कई बार, तो इसको कहते हैं भाई इसफोगस। इसोफोगस कहो, इसफोगस कहो, जो भी आपकी लैंग्वेज है,
इसफोगस, इसोफोगस, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं, गैलेट। गैलेट इसका दूसरा नाम है। ग्रास नली को इसफोगस भी कहते हैं और गैलेट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है भाई एग्जाम ओरिएंटेड में बात करूं तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ना आपको, तीनों ही मैंने बता दिए भाई। लिपेज का क्या काम है, लाइपेज का, ट्रिप्सिन का क्या काम है, अभी मैंने पढ़े ना एंजाइम, ट्रिप्सिन का क्या काम है, ठीक है। और आपका एमाइलेज का क्या काम है, तो ये पढ़े ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता भाई। जैसे क्वेश्चन आ जा लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता, हमने पढ़ा था वसा के पाचन में हेल्प करेगा, ठीक है। ट्रिप्सिन हमने पढ़ा प्रोटीन के पाचन में, क्वेश्चन भी आ सकता है। एमाइलेज फैट के उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो खाना खाया, ये तो है नहीं कि हमें जैसे भाई जितने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है उतना लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, आपको भाई दिल्ली तक जाना है, ये तो है नहीं कि दिल्ली भाई आपके घर से 200 किलोमीटर पड़ती है, 200 किलोमीटर पड़ती है और आप एज इट इज जितना गाड़ी में जरूरत उतना ही पेट्रोल डलवाओगे, तो है नहीं। क्या करोगे, कुछ एक्स्ट्रा भी डलवाओगे ना, तो वो एक्स्ट्रा जो पेट्रोल होता है वो कहाँ पे रहता है, इंजन में ही रहता है। तो उसी प्रकार जब हमने खाना खाया तो हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। वो कहां स्टोर रहती है हमारी बॉडी में, कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर आपने जरूरत से ज्यादा ले ली तो वो कहां पे स्टोर होगी, आपकी लीवर में। लीवर में जो आपकी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है, कार्बोहाइड्रेट कहां स्टोर होती है, लीवर में। कार्बोहाइड्रेट कहां स्टोर होती है, लीवर में। याद रखनी है भाई हमें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। कार्बोहाइड्रेट कहां स्टोर होती है, लीवर के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, जो अग्नाशय में रिलीज होता है, जो अग्नाशय में रिलीज होता है एक अम्ल छोड़ता है, उसका कई बार नाम पूछ लेते हैं भाई। जो हमारा जठर रस है उससे कौन सा एसिड निकलता है गैस्ट्रिक जूस से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा अम्ल जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है वो कौन सा होता है, HCl अम्ल, HCl। इसका पूरा नाम मैं बताऊं आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखें भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात बता रहा हूं। HCl ये क्या है, गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, जो खाने के पचाने में हेल्प करता है, एक ऐसा अम्ल। इसके बाद एक होता है बाइल भाई, पित्त, जो लीवर से निकलता है, लीवर से निकलता है पित्त, या मैं कहूं बाइल। ये किसके पाचन में हेल्प करता है, वसा के पाचन में। वसा के पाचन में कौन हेल्प करता है, बाइल। और कहां से निकलता है बाइल, लीवर से, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद मैंने आपको आंतों के पार्ट बता दिए, तो आप बता सकते हो ना, इलियम किस तंत्र का पार्ट है बता सकते हो, ठीक है। डोडिनम किसका पार्ट है, पाचन तंत्र का पार्ट, आप बता सकते हो। आंतों के हिसाब से ही बता सकते हो, रेक्टम किसका पार्ट है, कोलन किसका पार्ट है, बता सकते हो। ये बात याद रखनी, सीक्वेंस में कई बार पूछ लेते हैं। इसके बाद जो हमने खाना खाया उसमें हम दूध भी पीते हैं, नॉर्मली दूध पीते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो इसको संपूर्ण आहार बोला जाता था भाई पहले, संपूर्ण आहार क्यों बोला जाता था, इसके अंदर सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में मानी जाती थी, हालांकि आजकल भी माना जाता है। तो हमें याद रखना कि संपूर्ण भोजन किसको बोलते हैं, दूध को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें पाई जाती है और अधिक मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है भाई, प्रोटीन, ठीक है। याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। दूध को संपूर्ण भोजन बताया जाता है और इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो यह जो आपका प्रोटीन होता है वो होता है केसीन। केसीन नामक प्रोटीन जो है आपका इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई ये, केसीन नामक प्रोटीन जो है दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, पित्त मैंने आपको बता दिया। इसके बाद शरीर में जो पानी का संतुलन है ना, बॉडी का कौन सा पार्ट बना के रखता है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। किडनी जो है आपका शरीर में वाटर बैलेंस मैनेज करती है भाई, वाटर बैलेंस क्या करती है किडनी शरीर में, मैं कहूं गुर्दे हिंदी में, वाटर बैलेंस शरीर के अंदर जो है मैनेज करती है। इसके बाद एक बीमारी है डायबिटीज भाई, डायबिटीज DIABETES, डायबिटीज। ये किसकी कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से,
ठीक है, याद रखनी है बात हमें। ये किसकी कमी से होती है? इंसुलिन। इंसुलिन को कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, याद रखना भाई, ये बात एग्जाम ओरिएंटेड बात है। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। इंसुलिन को कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्रंथि में अगर दिक्कत हो गई तो बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, जो हमने फैट का है, जैसे हमने पढ़ा आंसरों में, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। फिर फैट किस में चेंज होता है? फैटी एसिड में। फैटी एसिड में। एक चीज और में भी कन्वर्ट होता है फैट, वो भी हमें पता होना चाहिए, वो होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में भी जो है फैट कन्वर्ट होकर बॉडी में कई बार जमा हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ चुके प्रोटीन जो शरीर में किस रूप में स्टोर होता है? अमीनो एसिड के रूप में। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई, अब जो हमने खाना खाया उससे हमें एनर्जी मिलती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वो आपको कितनी एनर्जी देगी, या 1 ग्राम जो आपकी फैट है वो आपको कितनी एनर्जी देगी, या मैं कहूं 1 ग्राम प्रोटीन। जो शुरुआत में मैंने बताया ना, 3 तरह का हमारे भोजन में वो चीजें होती हैं। एक तो होती है एनर्जी यील्डिंग फूड, एक होता है जो शरीर का दोबारा से निर्माण करने वाले फूड कंपोनेंट, और एक होते हैं शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले। तो हमने एनर्जी वाले फूड पढ़े थे, फैट और कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट को आप शॉर्टकट में लिखो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, कार्ब्स। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी वाले। और बॉडी का निर्माण करने वाले प्रोटीन, और सुरक्षा विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो हमने खाना खाया, तो खाना खाने से हमें एनर्जी मिलेगी। अब मैं पूछूं आपसे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी दे सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा 4.1 किलोग्राम, 1 किलो कैलोरी। किलोग्राम नहीं, 1 किलो कैलोरी। क्योंकि जो खाने की जो हमारी पावर होती है ना, उसको कैलोरी में कन्वर्ट करके हम काउंट करते हैं। ठीक है, कैलोरी में कन्वर्ट करके उसको काउंट करते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी देगी? 4.1 किलो कैलोरी। इसी प्रकार फैट, 1 ग्राम फैट आपको कितनी एनर्जी देगी? 9.1 किलो कैलोरी। अगर मैं बात करूं प्रोटीन, प्रोटीन वैसे तो क्या करता है? बॉडी में जो टूट फूट हुई उसका निर्माण करता है, लेकिन प्रोटीन जो है, जब ये दोनों चीजें एनर्जी के रूप में खत्म हो जाती है, तो उसके बाद प्रोटीन जो है एनर्जी के रूप में यूज होने लग जाता है। जो हमारी बॉडी की मजबूत सेल है, स्ट्रॉन्ग, वो अपने से कमजोर सेल को खाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये हमें एनर्जी देगा 4.1 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है सेम एनर्जी देते हैं 1 ग्राम में, 4.1 किलो कैलोरी। लेकिन फैट जो है सबसे ज्यादा एनर्जी देती है 1 ग्राम में, 9.1 किलो कैलोरी। ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? फैट से, 9.1 किलोग्राम। और एनर्जी जो है खेलते टाइम या काम करते टाइम सबसे ज्यादा जिस एनर्जी को हम यूज करते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं आपसे पूछूं, प्लेयर्स जो होते हैं, खिलाड़ी अलग अलग गेम को, उनको सबसे ज्यादा मात्रा में अपने भोजन में क्या खाना चाहिए? तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं आपसे कहूं, जो बॉडी बिल्डर जो प्लेयर होते हैं उनको भोजन में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? उनको होती है भाई प्रोटीन की। क्योंकि बॉडी बिल्डर को जो मसल्स चाहिए बड़े साइज की, और मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए क्या खाना होता है? प्रोटीन, जिससे सेल्स का निर्माण होता है, सेल्स हेल्दी होती हैं। ठीक है, समझ गई इतनी सी बात। एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आता है, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके भोजन में सबसे ज्यादा क्या चीज होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? प्रोटीन, क्योंकि वो जो है ग्रोथ के टाइम में होते हैं, और ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा हो सकता है, मैंने बता दिया ना, ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? फैट और कार्बोहाइड्रेट। आपके एग्जाम ओरिएंटेड बात है, एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा देगा? मैंने बता दिया, फैट देगा। लेकिन काम करते टाइम सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। इसके बाद बॉडी बिल्डर का मैंने बता दिया, बॉडी बिल्डर सबसे ज्यादा कौन सा फूड कंपोनेंट, फूड न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर होना चाहिए, खाने के अंदर, वो आपका प्रोटीन होना चाहिए। छोटे बच्चे का मैंने बता दिया, छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। इसके बाद एक वर्ड है भाई, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ये कौन सा वर्ड है? ये जो हमारे पाचन की जो क्रिया है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखें, पाचन से रिलेटेड वर्ड, कोई खास बात है नहीं। इसके बाद दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, मेरे सामने जो जो क्वेश्चन आएंगे बताता चलूंगा। ठीक है, इसके बाद
जो मैंने बताया, जो छोटी आंत है ना, लास्ट सोर्स है जहां पे खाना पचेगा। छोटी आंत क्या है? लास्ट वो है हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जहां पे खाना पच के समाहित होता है। और जो बड़ी आंत है उसका काम है अपशिष्ट पदार्थ उसके अंदर स्टोर होंगे, वो बाहर निकलेंगे बड़ी आंत से। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद बाइल मैंने बता दिया, लीवर से निकलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया था ना, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेंगे वो कहां पे स्टोर होगी? लीवर के अंदर स्टोर होगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसको बोलोगे? लीवर को आप बोलोगे। भोजन का पाचन सबसे पहले कहां से शुरू होगा? मुख से शुरू होगा। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। और आपको आंत के जो अलग अलग पार्ट हैं वो भी बता चुका हूं। छोटी आंत के मैं फिर से पार्ट रिपीट कर दूं तो सबसे पहले जेजुनम, फिर आपका इलियम हो गया, फिर डोडुनम हो गया, ठीक है। 3 होते हैं, सीक्वेंस में आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं इनकी, ठीक है। इसके बाद बड़ी आंत के 2 पार्ट, कोलम और रेक्टम, मैं बता चुका हूं। जो चीजें मैंने आपको बता दी वही मेरे सामने फिर आ रही है। जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है मैं उन्हीं को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत की लंबाई मैं बता चुका हूं, फुट में बताऊं तो आपको 6.5 मीटर जो आपकी रहेगी। जीन्स, माँ बाप से आपको पता है डीएनए के द्वारा जो जीन्स मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? डीएनए के द्वारा। जो माँ बाप से जीन्स बच्चे में जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? डीएनए के द्वारा जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, 100% एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, केसीन। केसीन याद करना, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाई वो किस में चेंज हो जाती है? ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, आपको पता है, ये बात भी हमारी हो चुकी है। इसके बाद मेरे को जो एग्जाम ओरिएंटेड बात कोई भी नजर नहीं आ रही, इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका आना नहीं है। और आपका लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, में आपको बता चुका हूं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे रह गए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं छोड़ी जो एग्जाम में आनी। भाई वैसे तो अनगिनत बातें इनसे बना सकते हैं हम, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं बची भाई जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और जो हमने यहां नहीं पढ़ी हो लास्ट के 30 मिनट के अंदर। हाँ, विटामिन और मिनरल्स रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज्यादा होती है। मैं जो ना हौसला तोड़ गया था, मैंने लास्ट के वीडियो में बताया भी था कि मंडे के लिए मैंने वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन लास्ट में इतनी गर्मी लगी कि मैंने एकदम से स्टॉप बोल दिया था। और उसी चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं सिलेबस पूरा जरूर करवा दूंगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बना पाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आप भी देखते हो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बातें जो है हमारी हो गई पाचन तंत्र से रिलेटेड। आपके जो विटामिन हैं, इनके वैज्ञानिक नाम और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में वो ही नहीं, सिर्फ और जो अलग अलग बातें रह गई जो भी जिस भी टॉपिक की, उनको भी हम कवर कर लेंगे। आप बेफिक्र रहें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।